हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो तो अब टेंशन फ्री हो जाएंगे, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें टेंशन हो रही होगी। तो देखो, टेंशन मत लो। एग्ज़ाम जैसा कि बता रहे हैं सभी इजी बता रहे हैं। जैसे मैंने बच्चों से बात की है, सब कह रहे हैं इजी टू मॉडरेट है, मतलब इतना हार्ड नहीं। देखो, कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो थोड़ा टफ लेवल होते हैं, लेकिन बेसिक है, पास होने लायक पेपर है। ठीक है, अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की हुई है तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक बच्चों ने बताए थे कि ये आए हैं, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। आज के इंग्लिश के और ईवीएस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक बताए थे उसी टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन रखे हैं। 25 क्वेश्चन हैं आज की स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि डेली एनालिसिस करेंगे और जो टॉपिक आ रहे हैं उन्हीं के बेस पे थ्योरी भी करेंगे। दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा जिनका एग्जाम आ गया है। ठीक है, जिनका हो गया वो तो टेंशन फ्री है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, डे बाय डे भाई होना तो सभी का ही है, लेकिन जिनका आगे है उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइएगा आंसर, आपका रिवीजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? आज रूट से क्वेश्चन आया है, रूट और शूट से, तो उसी के बेस पे मैंने रखा है। ठीक है, तो बताइए। ए ऑप्शन है रेडिश, मूली। बी ऑप्शन है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, शकरकंदी भी कहते हैं, कोई शकरकंदी कहता है। ठीक है, सी टेपियोका, टेपिया को टेपियोका ही बोलते हैं। डी पोटैटो यानी आलू। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाई रेडिश भी रेडिश भी रूट है, स्वीट पोटैटो भी रूट है। ये जड़ी तो होती है, देखो हम धरती में से उखाड़ते हैं तो जड़ी तो होती है, ये पत्ते इनके ऊपर रहते हैं हरे। स्वीट पोटैटो है वो भी जड़ है, टेपियोका है वो भी जड़ है, लेकिन पोटैटो जड़ नहीं है। पोटैटो जड़ नहीं है, पोटैटो क्या है? स्टेम है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। थीम से भी क्वेश्चन आया है इस बार। सुबह मैंने जिस लड़की से बात की थी वो बता रही थी कि थीम से भी क्वेश्चन था ईवीएस में, तो इसलिए थीम का क्वेश्चन भी मैंने रखा है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। देखो थीम है ना, आप रिवाइज करके जाना। मैंने परसों ईवीएस की पेडागोजी कराई है, कंप्लीट 1 शॉट रिवीजन कराया है, आप उसे कंप्लीट देख लीजिए। मे बी मतलब बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जो मैंने पहले मैराथन की हुई है या टॉपिक वाइज कराए हुए हैं, आप टॉपिक वाइज भी देख लेंगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि छोटी छोटी सी वीडियोस कराई हैं मैंने। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं कराई हैं, तो आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, काट काट के देख लेना। इससे क्या है, आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस? निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सिलेबस का विषय है? बताइए कौन सी एक थीम है। ए ऑप्शन है वर्क एंड प्ले यानी काम और खेल। बी ऑप्शन है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। सी ऑप्शन है एनिमल्स यानी पशु। डी ऑप्शन है प्लांट यानी पौधे। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? देखो भाई, थीम क्या है? ये तो सब थीम है, ये वाली सब थीम है रिलेशनशिप की। ठीक है, सब थीम है, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली, लेकिन थीम कौन सी है? बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी सारी सब थीम है, ये थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, whole मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट इन वाटर and left day 2 the part of the sprout which develops first is। यानी क्या है? साबुत मूंग या चना के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, हम भी भिगोते हैं, चने खाने के लिए भिगोते हैं। तो कहते हैं ना कि अंकुरित चने खाने चाहिए। तो जो अंकुरित चने होते हैं, जो भाग उसका विकसित होता है वो कौन सा होता है, जो सबसे पहले विकसित होता है? बताइए। ए ऑप्शन है स्टेम यानी तना। बी है लीफ यानी पत्ती, पत्ता। सी ऑप्शन है रूट यानी जड़े। डी ऑप्शन है फ्रूट। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाई जो अंकुरित चने होते हैं या मूंग है, जो भी है, कोई भी अनाज जो किसी को भी भिगो लो, उसमें से क्या निकलती है? जड़ें ही तो निकलती हैं, है ना। वो कितने फायदेमंद होते हैं, तो वो क्या होती है? उनकी जड़ें होती हैं। क्या होती है? रूट। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी आया है, आउल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आउल के बारे में याद करके जाना पूरा। नेम ऑफ द बर्ड विच हैज आईज इन द फ्रंट ऑफ हिज हेड। उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आंखें होती हैं।
ए ऑप्शन है आउल, बी ऑप्शन है स्पैरो यानी गोरैया, सी ऑप्शन है ईगल, डी ऑप्शन है हैन। तो भाई आउल की आंखें होती हैं, सामने क्या है आउल की आंखें, और ये रोटेट कितनी कर सकता है अपनी गर्दन को 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, ठीक है। और अगर ये लिखा हो कि झटके से रोटेट कर रहा है तो वहां मैना होगा। ये क्या है, सिंपली रोटेट कर लेता है अपनी गर्दन को, ऐसे 360 डिग्री घुमा लेता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी उल्लू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, डेजर्ट ऑक से पूछा है क्वेश्चन। विच प्लांट हैव डीपेस्ट रूट, बताइए किस पौधे की जड़ सबसे गहरी है। ए खेजड़ी ट्री, बी ऑप्शन है डेजर्ट ओक, सी ऑप्शन है बेनियन, डी ऑप्शन है पीपल। बताइए खेजड़ी, रेगिस्तान ओक या बरगद या पीपल। तो कौन सा होगा जिसकी डीपेस्ट रूट होती है, यानी इसकी रूट क्या है नीचे तक जाती है जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी डेजर्ट ओक, ठीक है। रेगिस्तान ओक जो है ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन इस बार कैसे दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे रखे हैं कि 4 इधर दे दिए, मैच द फॉलोइंग करना ए बी बी इस तरह से, और इस तरह से भी दे रखे हैं कि ए बी सी ठीक होगा, बी सी डी ठीक होगा, ए बी डी ठीक होगा। तो इस तरह के ऑप्शन भी हैं इस बार, मतलब पेपर तो ऐसे ही है लेकिन ऑप्शन कंफ्यूजिंग कर देते हैं जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज होना नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाना है आपको। देखो अगर बिना पढ़ा क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो सभी बच्चों का गलत होता है, रेयरली किसी का ठीक होता है ना। और अगर पढ़े हुए में से गलत होता है तो फिर दुख होता है ना। तो इसलिए सब कुछ रिवाइज करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। ए ऑप्शन है आंट यानी चींटियां, सी बी ऑप्शन है टर्माइट यानी दीमक, सी ऑप्शन है बीटल यानी बीटल को बीटल ही बोलते हैं, डी ऑप्शन है हनी बी, बीटल को बोलते हैं भृंग, ठीक है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। सोशल इंसेक्ट जो कॉलोनी में रहते हैं, तो ये आंट भी कॉलोनी में रहती है, दीमक भी कॉलोनी में रहती है, और मधुमक्खी तो भैया रहती है, इतनी कॉलोनी उनकी तो पूरी भरी होती है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा भृंग यानी बीटल, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सोशल इंसेक्ट से। तो जिस जिस टॉपिक का मुझे बताया गया था, जो बताया था मुझे, उन्हीं से मैंने क्वेश्चन रख लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, फॉर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग इज। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन आया था, उसमें 3 से 4 पॉइंट दिए हुए थे, ठीक है। तो बताइए मधुमक्खी पालन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो बताऊं, एक बात बताऊं, जितनी भी शिफ्ट आएंगी ना, अब क्वेश्चन तो वही रहेंगे, बस ऑप्शंस चेंज कर देंगे। किसी के ऑप्शन सेम रहेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर देंगे, रहेगा वही सेम। देखो अब आपने रिवीजन भी किया होगा खूब, ये जो पेपर ऑनलाइन पिछली बार हुआ था खूब प्रैक्टिस की होगी, तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चंस हर शिफ्ट में मोस्टली क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। तो जो टॉपिक बच्चे बता रहे हैं, जिस टॉपिक से आपको बताया जा रहा है, तो आपको हेल्प मिल रही है, तो इसका फायदा उठाइए, है ना। ए ऑप्शन है जनवरी टू मार्च, जनवरी से मार्च, बी ऑप्शन है अप्रैल टू जून, सी ऑप्शन है जुलाई टू सितंबर, डी ऑप्शन है अक्टूबर टू दिसंबर। तो बताइए मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। भाई अक्टूबर से दिसंबर तो पढ़ा था हमने, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, एलिफेंट के बारे में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट, यानी हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ऑप्शन है अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, यानी एक झुंड में 20 से 25 मादा हाथी और बच्चे हो सकते हैं। तो भाई ऐसा है क्या, कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये है कि झुंड में रहते हैं एलिफेंट। बी ऑप्शन है मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4 to 5 years old, 4 से 5 साल तक ही रहते हैं झुंड में। क्या ये सही है। सी ऑप्शन है एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड twigs इन 1 day, यानी क्या होता है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां खा सकता है, 100 किलो से अधिक पत्ते और टहनी ये खा सकता है। डी ऑप्शन है इन एन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, यानी झुंड में क्या है, झुंड की जो हेड होती है वो होती है फीमेल, ओल्डेस्ट फीमेल। तो हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो बताइए कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे।
भाई ये ऑप्शन तो हमारा गलत होगा कि 20 से 25 ही फीमेल एलिफेंट होते हैं झुंड में, और 4 से 5 साल तक झुंड में रहते हैं, तो ये गलत है। 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं मेल एलिफेंट, ठीक है, फिर उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। बाकी ये ऑप्शन ठीक है कि एक हाथी क्या है, एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनी खा सकता है। और क्या है, जो झुंड की हेड होती है वो होती है फीमेल एलिफेंट, सोनी ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, सी भी ठीक है, यानी सी और डी हमारे ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जिम कॉर्बेट से भी एक क्वेश्चन आया है। द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, किस राज्य में, जिस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो कौन सा है, बताइए। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज, यानी वह पक्षी जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, बताइए। ए ऑप्शन है पिजन, बी ऑप्शन है पैरट, सी ऑप्शन है आउल, डी ऑप्शन है मैना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई काफी हद तक अपनी गर्दन घुमा लेता है, यानी 360 घुमा लेता है, तो वो है आउल। अगर कहते कि झटके से अपनी गर्दन को घुमाता है तो मैना हो सकती थी, ठीक है, लेकिन क्या है, काफी हद तक जो घुमाता है वो है उल्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बताइए। एसिड रेन से क्वेश्चन आया है। इन मैनी प्लेसेस एसिड रेन इज अफेक्टिंग द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, द मेन केमिकल्स कॉजिंग एसिड रेन आर, कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाले मुख्य रसायन हैं, बताइए। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन है एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। तो बताइए एसिड रेन में कौन से ये पाए जाते हैं केमिकल्स। भाई एसिड रेन में हमने पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड पाया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आपने पीडीएफ भी नहीं पढ़ी है तो पीडीएफ पढ़ लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैंने सारी पीडीएफ दी हुई है टेलीग्राम पे, तो उन्हें भी रिवाइज करके जाना जिनका कल एग्जाम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए डेजर्ट ओक के बारे में कौन कौन से सही है। ए ऑप्शन है दिस ट्री ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज अ जनरल क्लासरूम वॉल, यानी यह पेड़ लगभग सामान्य कक्षा की दीवार जितना लंबा होता है। दिस ट्री इज फाउंड इन अबू धाबी, कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। सी ऑप्शन है द ट्रंक ऑफ दिस ट्री स्टोर्स वाटर, लोकल पीपल ड्रिंक दिस वाटर यूजिंग पाइप्स एज एंड व्हेन नीडेड अराइजेज, यानी इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, स्थानीय लोग जरूरत पड़ने पर इस पानी को पाइप से पीते हैं। ठीक है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे वहां के लोग जो पाइप डाल के पी लेते हैं। डी ऑप्शन है द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो नियरली 30 टाइम्स इट्स हाइट टिल दे रीच वाटर, यानी इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक लगभग 30 गुना ऊंचाई तक जाती हैं। ई ऑप्शन है दिस ट्री हैज लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स, इस वृक्ष की बड़ी संख्या में शाखाएं पत्तियों से भरी होती हैं। तो देखो ऐसे ऑप्शंस हमें किस तरह से करने होते हैं, हमें ये देखना होता है कि गलत कौन कौन से हैं इसमें से। भाई क्या है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी हमने नहीं पढ़ा था इस तरह का पॉइंट कि इस पेड़ में क्या है, बड़ी संख्या में शाखाएं पत्तियों से भरा होता है ये, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। ठीक है, और ना ही अबू धाबी में पाया जाता है, ये तो रेगिस्तान में पाया जाता है ना। तो बाकी ऑप्शन हमारे ठीक है, पढ़ लेना वहाँ पे जो बाकी बचे हुए होते हैं, पहले गलत निकाल लो, फिर जो बचे हुए हैं उन्हें देखना कि ये ठीक है नहीं है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है, सी ऑप्शन हमारा ठीक है और डी ऑप्शन हमारा ठीक है।
ठीक है भाई। तो ए सी डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जो गलत है उन्हें निकालना है, ठीक है, फिर सही अपना खुद निकल जाएगा। और यही सबसे अच्छा मेथड होता है कि जो ऑप्शन गलत है पहले उन्हें निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 13, द लैंग्वेज गेम ऑफ क्रॉसवर्ड पजल हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर, यानी कोई भी भाषा का खेल कर रहे हैं और क्या है, वर्ड पुट आउट कर रहे हैं, क्रॉसवर्ड कर रहे हैं, क्रॉसवर्ड पजल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या इम्प्रूव होगी बच्चे की, रीडिंग पावर होगी, या फिर उसकी वोकैब अच्छी होगी, या फिर उसकी राइटिंग, या फिर स्पीकिंग। इससे LSRW से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने रखा है इससे 1-2 क्वेश्चन। तो बताइए क्या इंप्रूव होगी भाई, बच्चे के साथ क्रॉसवर्ड पजल कर रहे हैं, मैं चलो आप ही मेरे साथ क्या है वर्डिंग करने लगो, मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे एक तरह से अंताक्षरी कर रहे हैं वर्ड्स की, इंग्लिश वर्ड्स की, इसकी मीनिंग बताओ, इसकी तो उससे क्या है भाई, हमारी रीडिंग तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो एक तरह से अंताक्षरी कर रहे हैं शब्दों की, तो वो उससे क्या है, हमारी वोकैब अच्छी होगी, वो वर्ड्स हमें याद रहेंगे, ठीक है। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमारी वोकैब भी तो अच्छी होगी, है ना, ना तो राइटिंग होगा, ना ही रीडिंग होगा, ना ही स्पीकिंग होगा। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बताइए, मिस सुधीना टीचेस लैंग्वेज इन क्लास फर्स्ट, शी लव्स टीचिंग हर चिल्ड्रन पोएम्स एंड राइम्स दैट द चिल्ड्रन फर्स्ट हियर एंड देन रिपीट। यानी सुधीना क्या कर रही है, पहली कक्षा के बच्चों को भाषा पढ़ा रही है, तो वो क्या है, सी लव्स टीचिंग हर चिल्ड्रन, बच्चों को पोएम और राइम्स पढ़ा रही है। तो बच्चे क्या है, पहले सुन रहे हैं तो फिर रिपीट कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, मछली जल की रानी पढ़ा रही है तो बच्चे पहले सुन रहे हैं अपने कानों से, फिर उसे रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं पीछे पीछे मैडम के। मिस सुधीना इज स्ट्रेंथनिंग हर डैश चिल्ड्रंस एंड डैश स्किल। तो क्या मजबूत कर रही है वो बच्चों की, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी बोलना और सुनना मजबूत कर रही है, या फिर स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखो ऑप्शंस में क्या है, जब चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना तो ऐसा लगता है भैया गोल है, ऐसे नहीं है। देखो क्या है, वो पोएम बोल रही है तो बच्चे उसके साथ क्या है, बोल रहे हैं, तो बोलेंगे कब, पहले सुनेंगे, उनके कानों तक आवाज़ जा रही जब तो बोल रहे हैं, है ना। तो क्या है, पहले लिसनिंग हो रही है, फिर उसके बाद स्पीकिंग हो रही है, यानी बच्चे सुन रहे हैं, सुनने के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बताइए, अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स रीडिंग इज। कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि रीडिंग को अफेक्ट करती है, पढ़ना संबंधित विकार कौन सा होता है। ए ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, बी ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया, सी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डी ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया। डिसलेक्सिया से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये याद रखना आप, क्या है, पढ़ने से संबंधित विकार कौन सा होता है, डिसलेक्सिया। तो ये भी पूछा गया है, जब आज पूछा है तो आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द यंग जनरेशन। यानी फैमिली क्या है, एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारे सामाजिकरण में और बेसिकली जो यंग जनरेशन है उसमें। इस रिगार्ड में फैमिली कौन सी एजेंसी है, ये भी पूछा गया है सोशलाइजेशन के बारे में। प्राइमरी सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन आया है, मैंने तो आंसर ही बता दिया। ए ऑप्शन है प्राइमरी सोशलाइजेशन, बी ऑप्शन है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सी ऑप्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और डी ऑप्शन है टर्शियरी सोशलाइजेशन। देखो भाई फैमिली हमारा जो सामाजिकरण होता है, बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है, पहले घर से होता है, परिवार से। भाई ऐसा तो है नहीं बच्चा जैसे ही पैर चलने लगता है सीधा बाहर ही रहता है, अपने घर में ही तो रहता है 2-3 साल तक, तो अपने घर वालों की तो बातें सीखता है, तो उसका सामाजिकरण घर से ही तो होता है ना। तो क्या है, फैमिली जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन है, यानी फैमिली जो है मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी है, यानी समाज का छोटा जो रूप है वो हमारा परिवार होता है, परिवार से ही सामाजिकरण शुरू होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एनईपी से भी क्वेश्चन आया है, और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब की, क्या बोल रहे थे, एनसीएफ 2022 नहीं है वो, एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। कुछ तो झूठ भी बोल देते हैं कि ये आया है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एडवोकेट्स। अब मैंने जिससे पूछा है ना वो तो मेरी फ्रेंड ही है, लेकिन मुझसे छोटी है, बस ये है कि हमारे यहीं की है पास की, तो उसने कॉल किया निकलते ही कि ऐसा पेपर गया है, मेरे ये क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने सारे लिख लिए। फिर एक बच्चा और है हमारे स्कूल में पढ़ा है लेकिन जूनियर है, तो उसने भी बताया, तो इसलिए क्या है ऑथेंटिक चीज़ें मुझे पता चली, नहीं तो कुछ भी बता देते हैं फिर, है ना। ए ऑप्शन है
संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, यानी स्कूल में क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज हो, माध्यम हो पढ़ाने का, संस्कृत में पढ़ाएं, ऐसा एनईपी कहती है। या फिर मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, कि क्या होना चाहिए, पढ़ाने का माध्यम क्या है, मदर टंग होना चाहिए, बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाएं, या फिर हिंदी होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर इंग्लिश होनी चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं कहती, एनईपी कहती है कि बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाएं, उसे बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाएं। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए 8th क्लास तक, वो कौन सा होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की इंडिकेट नहीं करती कोई भी पॉलिसी, ये कहती है कि मातृभाषा में पढ़ाओ बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द लैंग्वेज यूज्ड इन द प्लेग्राउंड ऑन द फोन और टू इंटरेक्ट सोशली विद अदर पीपल इज अ पार्ट ऑफ, यानी बच्चे जिस भाषा को क्या है, खेल के मैदान में यूज़ करते हैं, फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, और क्या है, सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो हाँ हो रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई हमने करी थी ये पूरी डिटेल में अच्छी तरह, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, आप भी देख सकते हैं। ए ऑप्शन है बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बी ऑप्शन है कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी काल्प, सी ऑप्शन है डिस्कर्स कॉम्पिटेंसी, डी ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई हमने पढ़ा था बिक्स होएगा, ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बिक्स होगा। बिक्स क्या होता है, यानी जो हम नॉर्मली कम्युनिकेशन में कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, कोई भी बेसिक कम्युनिकेशन, यानी बेसिक जो सरल शब्द जो हम यूज़ करते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वो होते हैं बिक्स, यानी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, बिक्स और काल्प से क्वेश्चन आया है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। द टर्म ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ZPD, सोशियो कल्चरल थ्योरी, बी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है साइको एनालिटिकल थ्योरी, डी ऑप्शन है साइको एनालिटिकल थ्योरीज। रिपीट 2 बार दिया हुआ है ये ऑप्शन। बताइए तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई ZPD किससे रिलेटेड है, ZPD किससे रिलेटेड है, सोशियो कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है ना। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी वाइगोत्स्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर एज अ सेट ऑफ रूल्स इन द ह्यूमन माइंड वॉज पोस्टुलेटेड बाय, यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करता है, हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करता है जब इंग्लिश की क्लासेस करी थी। भाई इंग्लिश की अगर तुम क्लासेस भी नहीं देख सकते तो मैराथन देख लो, एक मैराथन से भी काम हो जाएगा, एक नहीं 2 पार्ट में मैराथन काट के देख लो, रिवीजन हो जाएगा, और उसकी PDF देख लो। ठीक है, पढ़ लो उसे आराम से। यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करता है, BF स्किनर करते हैं, बी ऑप्शन है वाटसन करते हैं, सी ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की करते हैं, या फिर चॉम्स्की बाबा करते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई यूनिवर्सल ग्रामर हो चाहे ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर हो, इसकी बात कौन करता है, चॉम्स्की करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, चॉम्स्की। LAD की बात भी यही करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, बताइए। ए ऑप्शन है कौन सा इसमें सही मैच कर रहा है, क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंस है यूनिटरी ट्रेड, डी ऑप्शन है इंक्लूजन एजुकेशन फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी इज स्पेशल स्कूल्स, यानी जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे उन्हें स्पेशल स्कूल प्रोवाइड किया जाए। तो ये बोलती है इंक्लूसिव एजुकेशन। भैया ये गलत है, ऐसा नहीं है, कॉमन स्कूल होना चाहिए, हर तरह के बच्चे एक ही स्कूल में, उनकी नीड्स को पूरा किया जाए। ठीक है, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ दी जाए। अगर बच्चे को दिखने में दिक्कत है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो उसी तरह से उसे केटर किया जाए। इंटेलिजेंस यूनिटरी नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुआयामी होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो मतलब सीधा सीधा एक ही तरह से सोचना, एक ही दिशा में सोचना। डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है अलग अलग पर्सपेक्टिव में, जब बच्चा सोचता है तरह तरह के सॉल्यूशंस उसके दिमाग में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाता है, अलग अलग दिशा में सोच पाता है, तो वो क्या होती है, क्रिएटिविटी। यानी बच्चा क्या है, यूनिक करने की कुछ कोशिश कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि डिसलेक्सिया क्या होता है कि जिस बच्चे को पढ़ने की संबंधित विकार है।
तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बताइए, अ लर्नर्स ऑफ क्लास 4th इज एबल टू रीड द टेस्ट एंड डू द टास्क बेस्ड ऑन इट विद द सपोर्ट ऑफ हर मदर। यानी क्या है, कोई भी 4th क्लास का बच्चा है, वो किसी टास्क को कर रहा है, उसे पढ़ रहा है, किसकी हेल्प से, अपनी मम्मी की हेल्प से, ठीक है। एज पर वाइगोत्स्की हर मदर इन हर टास्क इज, मदर क्या कर रही है, ए ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग दे रही है उसको, बी ऑप्शन है कोचिंग दे रही है, सी ऑप्शन है ट्यूटोरिंग दे रही है, डी ऑप्शन है ट्रेनिंग दे रही है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, और किसके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो सिंपल है, क्लियर कर दिया पहले कि वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं भाई, स्कैफोल्डिंग की बात वाइगोत्स्की ने की है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प देना, भाई बच्चा कहीं भी अटक रहा है उसे थोड़ा सा क्लू दे दो, उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और जो भी कोई दे रहा है, जो भी उसकी मदर हैं, फादर हैं, या फिर स्कूल में टीचर्स दे रहे हैं, वो होते हैं MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जिससे नॉलेज होती है, ठीक है। और जो बच्चा खुद से कर पा रहा था और जो बच्चा हेल्प के बाद कर पा रहा है, उसके बीच का जो दायरा होता है वो होता है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 23। फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चन आया है। डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज। बताइए, साउंड की यूनिट बतानी है, सिंटेक्स या फिर सिमेंटिक्स या फिर मॉर्फीम या फिर फिनीम। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई सिंटेक्स तो होता है किसी भी सेंटेंस को पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में लगाना, सिंटेक्स कहलाता है। यानी क्या है, ऐसे दे दे कोई भी सेंटेंस को, बॉय क्या है, गुड, ही, इसे एक तरीके से लगाना क्या कहलाता है, सिंटेक्स। इसे पूरी अच्छी तरह लगाएंगे कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो ये क्या होता है, ये तो सिंटेक्स होता है। सिमेंटिक्स क्या होता है, मीनिंग की स्टडी, ठीक है। मॉर्फीम होता है शब्द की संरचना, लेकिन फिनीम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बताइए, while using dictation in his class second, Mr. Jagbiris improve his students ability to। यानी क्लास में क्या है, क्लास सेकंड में डिक्टेशन हो रही है, तो क्या है, जगबीरी जो है बच्चों का क्या इंप्रूव कर रही है, कौन सी एबिलिटी इंप्रूव कर रही है बच्चों की, डिक्टेशन कर रही है वो। तो डिक्टेशन में क्या इंप्रूव होगा, राइट एंड लिसन यानी बच्चा पहले लिखेगा फिर सुनेगा, या फिर लिसन एंड राइट यानी पहले सुनेगा फिर लिखेगा, या फिर रीड एंड राइट कि पढ़ेगा और लिखेगा। डी ऑप्शन है लिसन एंड रीड। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई लिसन एंड रीड यानी क्या है, सुनेगा और पढ़ेगा। तो डिक्टेशन में तो क्या है भाई, जैसे इमला बोलते हैं, जैसे इमला कहते हैं शायद उसे, जो कोई भी वर्ड बोलते हैं कि लिखो, आश्रित लिखो, कोई भी वर्ड अगर बोल रहे हैं तो बच्चा क्या है, पहले सुनेगा, है ना, अपने कानों से क्या है, पहले सुनेगा, लिसन करेगा, फिर उसके बाद राइट करेगा, यानी पहले सुनेगा और फिर लिखेगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट सेशन में तैयार रहिए। कल एनालिसिस करेंगे दोपहर में, और फिर रात में ऐसे ही मैं आपके लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आती रहूँगी, तब तक सीटेट का एग्ज़ाम जब तक होता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बाय बाय, टेक केयर।